आ गया ना? चलिए, बहुत बहुत माफी कमी से। इसको सर आप इसको हम लोग पीपीटी मोड पे कर देंगे, प्रेजेंटेशन मोड पे, तो ठीक रहेगा। जेरूसलम में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इन्होंने एक किताब, पहली किताब लिखी इन्होंने कि सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरी लिखी इन्होंने होमो ड्यूअस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। और तीसरी किताब लिखी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ऐसा कहा जाता है कि युval नोवा हरारी ने मॉडर्न थॉट प्रोसेस को बहुत हद तक अल्टर किया है। एंड इसने फिलोसॉफी को, इन्होंने इवोल्यूशन, इन्होंने साइंस और कई चीजों में इन्होंने मेरे पास ये तीनों किताबें हैं, मैंने ये तीनों पढ़ी हैं। काफी हद तक मेरा जो कंटेंट है इन किताबों से प्रभावित होगा। असल में जब मैंने कहा कि 2.5 मिलियन ईयर्स बैक होमो स्पीसीज, नॉट होमो सेपियंस ओनली, होमो स्पीसीज अर्थ पे आई और 2.5 मिलियन ईयर्स से 80,000 साल तक ये स्पीसीज, जैसे अन्य स्पीसीज, एनिमल्स की अन्य स्पीसीज रहती थी, अर्थ पे रहती थी, जिस तरह से भोजन खोजी थे, खाने के लिए और ब्रीडिंग के लिए भागते रहते थे, स्ट्रगल इनके होते थे, तो केवल दो ही चीजों के लिए, आइदर फॉर फूड और फॉर रिप्रोडक्शन। These are two things. So ये चलते रहते थे और 80,000 साल तक इट वॉज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर स्पीसीज ऑफ द बायोस्फीयर किंगडम। इन बिटवीन इस प्रोसेस में ये जरूर हुआ कि कुछ टूल्स यूज होने लगे, कुछ अभी जैसे मंकीज भी टूल यूज कर रहे हैं, तो कुछ ह्यूमन उस दौरान भी एज ए एनिमल भी यूज कर रहा था। 80,000 साल पहले एक बड़ी विचित्र और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। इंटरेस्टिंग घटना यह हुई कि 80,000 साल पहले लैंग्वेज का आविष्कार हो गया। उससे पहले सारी बातें मानव संकेतों में करता रहता था, अपने साथियों के साथ संकेतों में करता रहता था। कहीं भोजन के लिए कहीं अगर जाना है तो संकेतों में आदेश देता था। अल्फा मेल होता होगा, एक फ्लॉक होता होगा, एक झुंड होता होगा, उसमें अल्फा मेल होता होगा, उसके कुछ हरम में रानियां रहती होंगी, और ये सब या तो खाने के लिए दौड़ते होंगे, झगड़े भी होते होंगे, तो उसमें बातचीत होती थी। 80,000 साल पहले भाषा का आविष्कार हुआ और भाषा के आविष्कार ने बहुत बड़े लेवल पे चेंज की। मसलन अब 1,20,000 साल पहले एक बच्चा मानव का कहीं पर घूम रहा था भोजन की तलाश में, और उसको बाघ दिखा, बाघ उसके पीछे भागा, वो दौड़ के आया और अपनी मांद में घुस गया और बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, 1,25,000 साल पहले पुरानी बात है। तो उसने अपनी माँ को क्या बताया होगा? बड़ी मुश्किल से वो ये बता पाया होगा कि एक बाघ था, मैं उससे बच के आया हूं। लेकिन जब 80,000 साल पहले भाषा का आविष्कार हो गया और अब इसके बाद की स्थिति लगाते हैं, एक बच्चा है, वो बाहर जंगल में घूम रहा था, तब तक बाघ आ गया, बाघ उसके पीछे दौड़ा, वो घर पहुंचा, किसी तरह से जान बचाया। अब वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि मम्मी, मुझे बाघ ने पीछे दौड़ा, बाघ इतना बड़ा था, उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी, उसके इतने बड़े मोटे पांव थे, वो तो मेरे पे झपट ही गया था, मेरा हाथ ही पकड़ दिया था उसने। हुआ क्या कि इस प्रोसेस में बच्चा, भाषा का आविष्कार हो गया, तो उसने मम्मी को वो भी बताना शुरू कर दिया जो हुआ नहीं था। मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी एकदम क्लियर। जो हुआ नहीं था वो भी बताने लग गया। मतलब उसने कल्पना से, अब जो चीजें देखिए, आप यहाँ पे देखिए, टैक्टिकल चीजें, कुछ चीजें समझने की बात है, बड़ी ट्रिकी चीजें। जो हुआ है उसको समझाने में ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी। भाई हुआ है, बाघ दिखा, मैंने कहा बाघ दिखा, उसने मेरे को मार दिया। जो हुआ नहीं है वो बताने के लिए दिमाग का दूसरा सेक्टर खोलना पड़ता है, कल्पना, संकल्पना। और इसको ही आगे चलकर वैज्ञानिकों ने कॉग्निटिव
फीचर कहा, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति कहा। तो कहने का मतलब है मानव के विकास में, मानव के सभ्यता के विकास में सच से ज्यादा प्रभावशाली कदम, ज्यादा प्रभावशाली बात और ज्यादा जिसने दिमाग को ज्यादा इवॉल्व किया वो झूठ का था। संज्ञानात्मक, कहानी बनाना, जो हुआ नहीं है वो करना। ये 80,000 साल के बाद जो भाषा की उत्पत्ति हुई, उसने बहुत सारी चीजों को जन्म देना शुरू कर दिया। उसने झूठ बोलने की कला, झूठ कल्पना करना, ये झूठ तो मैं ऐसे सतही टर्म में बोल रहा हूं, जो हुआ नहीं है उसकी कल्पना करना, फैंटेसी, फिक्शन, सोचना, फिक्शन जनरेट करना और फिक्शन से दूसरों को प्रभावित करना। अब 80,000 साल पहले से ये फिक्शन वाला जो फीचर है, ये आदमी के बोलने और समझने, सुनने में इतना घुल कर आया है कि आज भी आपको ज्यादातर, आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों तरफ, तो आपको अपने चारों तरफ जो सच्ची घटनाएं हैं उन पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। जो घटनाएं कल्पना के आधार पर दी गई है उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो होल ग्लोब, I will tell you, I will elaborate the things. The whole globe, the whole civil human ethos is governed by these things which are fiction in nature. They are not real in nature. और आप पूरी के पूरा आपका प्रोसेस सुबह से लेकर शाम तक, देश से लेकर घर तक, विदेश से लेकर ब्रह्मांड तक, सारा आपका संकल्पना पर आधारित है। और आप ह्यूमन में वो फीचर आपके जीन में आ गया है, इसलिए आपको फिक्शन से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। विश्व की सबसे सुपर हिट फिल्में फिक्शंस पर आधारित होती हैं। सत्य घटनाएं पर भी जो आधारित होंगी, बायोपिक्स जो होंगी, उन पे भी फिक्शंस का सहारा लिया जाता है। ह्यूमन इज यूज्ड टू एंजॉय द फिक्शंस, यूज्ड टू enjoy telling fictions, and you used to enjoy listening fictions, watching fictions. That is the biggest mystery of the human life. And ये civilization का ये जो cognitive revolution है, ये बहुत बड़ा फेज है। इसका मैं एक एग्जांपल अपने साथ से देता हूँ, आपको शायद ये समझने में बड़ी सरलता होगी। देखो, कॉग्निटिव जो है वो हर समय डेवलप होता रहता है। क्यूरियोसिटी से जिसका आंसर नहीं मिलता है, जो आपकी संज्ञानात्मक फीचर है, जो आपका कॉग्निटिव फीचर है, वो वहां ज्यादा काम करता है। हम लोग, हमारा गांव नागनाथ पोखरी देवस्थान है, वो जो पहाड़ में है। हमने नदी नहीं देखी थी बहुत समय तक। पुराने जमाने में इतना यातायात के साधन होते नहीं थे, तो बहुत तो लोगों ने गाड़ी नहीं देखी, हमने भी बहुत देर में गाड़ी देखी थी। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ गौचर, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ। नदी का पानी ब्लूइश रहता है, ग्रीनिश ब्लूइश। अब हम पैदल गांव से, हम दोनों भाई माँ के साथ, हम पिताजी के पास आ रहे थे गौचर। जैसे हमने नदी देखी तो नदी का पानी हरा था, हमको बताया गया नदी है, इसमें पानी है। हमने अपने गांव का गधेरा देखा था या तालाब देखा था, कोई कुआं देखा था, वहां पानी ट्रांसपेरेंट होता था। मेरे छोटा भाई जो मेरे से 1 साल उम्र में छोटा था, उसने मुझसे पूछा कि भैया ये बताओ, ये नदी का पानी नीला क्यों होता है? अब क्वेश्चन बहुत वैलिड था, लेकिन आंसर मुझे नहीं आता था। मैं उसके सामने बड़ा था, यानी कि मैं अल्फा मेल हूंगा या मैं वो हूंगा। ये समझ लीजिए कि मैं किसी झुंड का, किसी आदि मानव के झुंड में मैं एक जरा प्रभावशाली व्यक्ति है, मेरी बात पे विश्वास करेंगे लोग, क्योंकि मेरी बात ही से खाना मिलता है, मेरी स्ट्रेटजी से दुश्मन भगाए जाते हैं। इस तरह को समझ लो, हम दोनों आदमियों में से एक मैं अल्फा मेल हूं। अब मुझे तो उसको सेटिस्फाई करना था, उसके सामने ह्यूमिलेट भी नहीं होना था। तो मैंने उसको क्या आंसर दिया? हमने देखा था कि माँ जब साबुन से कपड़े धोती है तो साबुन का पानी हरा हो जाता। मैंने उसको कहा कि भैया ऐसा है कि सरकार ने नदी का पानी छोड़ने से पहले इसके नीचे साबुन ही साबुन बिछा रखे। अब वो पानी में घुलते हैं, वो साबुन जब पानी बहा और साबुन घुलता है, वो इसके कारण नीला हो गया। अब ये हास्यास्पद है, लेकिन ये कॉग्निटिव जो फीचर है उसका बहुत ब्यूटीफुली वर्णन करता है कि मैं और मेरे भाई विश्वास कर गए।
फिक्शंस को सच मान लेना आदमी की प्रवृत्ति की, ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांस होने के, गुणोत्तर उसमें वृद्धि होने का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और फिक्शंस को ही सच मान लेना ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस कमजोरी के आगे चलकर ह्यूमन सिविलाइजेशन के कारण जब भाषा का आविष्कार हो गया तो इसके कारण कई चीजें इवॉल्व हुई। अब धीरे धीरे कई ऐसे रहस्यमय फीचर दिखे वातावरण में, जैसे बिजली कड़क रही है, उसने देखा कि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो वो बड़े अल्फा मेल पे जो कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा जानता था, उनको पूछा होगा किसी फ्लॉक के किसी उसने कि किसी बहुत लोअर दर्जे के किसी मेंबर ने अपने अल्फा मेल से पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या हो गया, ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो गया कि कैसे ये कैसे हुआ होगा। अब गुरुजी ने जो सबसे बड़े मुखिया थे उन्होंने कहा यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा देखो भाई मेरे को सपने में कल इस कुछ ऐसी शक्ति आई जो केवल मुझे ही बताती है, तुमको नहीं बताती, या कुछ इस तरह से कल्पना करी होगी उसने, और कुछ उसने प्रोसेस बता दी होगी कि वो रुष्ट हो रखी है और उसको हमको मनाने के लिए ऊपर पहाड़ी पे जाना है, वहां पे हमको कुछ उसके लिए जो हम लोग खाते हैं उसका सबसे बढ़िया चीज उसको देनी है और वो उससे वो खुश हो जाएंगे। इस तरह से सिविलाइजेशन की प्रोसेस में, इस तरह से कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के दौर में धीरे धीरे पराशक्तियों का टाइप का समावेश हो गया ह्यूमन सिविलाइजेशन की डे टू डे लाइफ में, जो आगे चलकर ईश्वर बना। अब एक फ्लॉक के व्यक्ति ने, एक फ्लॉक के मुखिया ने इस तरह की रहस्यमय, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, उस तरह की प्रकृति की घटनाओं के प्रति उसने एक कुछ बनाया, एक कुछ फिक्शन बनाया, और उसको उसने अपने फ्लॉक्स को, अपने लोगों को समझाया, और उनको जो उसके जो हरम में थे, जो उसके ग्रुप में थे, जो झुंड थे, उनको उसका फॉलोअर बना। दूसरे झुंड वाले ने दूसरी तरह से बना दी। कॉग्निटिव इवोल्यूशन तो सब जगह से हो रहा था। अब ये धीरे धीरे ये पुख्ता होती गई, आगे तक, आगे हम देखेंगे और आगे हम बात भी करेंगे कि यही आगे चलकर फेथ, गॉड, रिलीजन, इन सब चीजों में परिणित हुआ। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। मेरा एक यहाँ पर यह भी प्रार्थना है कि आजकल इस तरह की बातें करना जो साइंटिफिक तौर पे बहुत मजबूत हो, लेकिन उसके कई एंगल निकल जाते हैं, तो आप विश्वास कीजिए मैं यहाँ पे केवल साइंस बोल रहा हूं। मेरा कहीं किसी के मत को, कहीं किसी की मान्यता को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। इस तरह से जब फेथ आया तो उसके बाद मिरेकल्स होने लगे, कई चीजें होने लगी। जब 80,000 साल पहले जब फेथ आया, जब ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चलते 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 अभी भी फ्लॉक्स में, झुंडों में रहता था, भोजन खोजी था, अभी भी कुछ टूल्स वगैरह बना दिए थे, झुंड थोड़ा बड़े हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे 25-30 हजार साल पहले तक भी मानव ऐसे ही करीब करीब साजिशें, हाँ दूसरी बात ये भी होने लगी कि अपना ग्रुप बनाने के लिए साजिशें होने लगी, झुंड के अंदर भी साजिशें होने लगी, बातें होने लगी, झूठ सच का वो चलने लग गया, तो धीरे धीरे दिमाग डेवलप होने लगा। स्ट्रगल्स के डिफरेंट फॉर्म्स आने लगे जो पहले तक उपलब्ध नहीं होते थे। पहले तो सुप्रीमेसी का, अपने से बड़ा हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसी का लड़ाई होती थी। अब तो कई तरह से, कई हरम में कोई सुंदर मादा है, उसको आकर्षित करने के लिए षड्यंत्र होने लगे, या कोई सुंदर मादा है वो अपने सौंदर्य का बोध करते हुए वो जो मेल है उनके बीच में वैमनस्य पैदा करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने बच्चे बचाने, बेहतर उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था करने, ये सारी चीजों के करने के लिए वो भी षड्यंत्र करने लगे। षड्यंत्र के कई एंगल होंगे। षड्यंत्रों के लिए सच से ज्यादा झूठ की जरूरत होती है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता था कि किस तरह से मैं झूठ इवॉल्व करूं कि वो झूठ सच लगे और दूसरा मान ले। ये जो कॉग्निटिव, जो ये दिमाग का ये वाला डायमेंशन है, ये साइंटिफिक
ये साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ा रहा, ये साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा रहा है, ये धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। तब तक भी बहुत ज्यादा मानव सभ्यता भी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं थी, कमी थे, क्लॉक ज्यादा होते नहीं थे, ग्रुप छोटे होते थे। ये माना गया है कि किसी भी ग्रुप में 250 प्राणियों तक, चाहे वो बंदरों का है, चाहे वो चिंपैंजियों का है, चाहे वो मानव का, आज मानवों का भी 250 तक तो बढ़िया कम्युनिकेशन हो जाता है। जो अल्फा मेल होता है वो अपना मैसेज बहुत इफेक्टिवली 250 तक कम्युनिकेट कर देता है, 1 to 1 भी कर देता है, सामूहिक रूप से भी कर। लेकिन 250 से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो दिक्कतें आने लगती। इस बीच क्या हुआ कि दूसरी क्रांति, एक छोटी क्रांति बीच में आई, जिसको हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सबसे पहले कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया गया, उसके बाद जानवरों को भी जब एक जगह से दूसरी जगह जब भोजन आखेट करने के लिए या भोजन खोजने के लिए जाना पड़ता था, चलते रहते थे, तो जानवरों का वो डोमेस्टिकेशन करने लगे। कुत्ता उन्होंने प्रहरी बना दिया, कुत्तों से शिकार भी करवाते थे, घोड़ा भी रखा, ये सारी चीजें होने लगी, गाय वगैरह ये सब चीजें रखने लगे। लेकिन दूसरी क्रांति, जो बड़ी क्रांति आई, वो आई एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने क्या किया, आप कि उन्होंने देखा कि गेहूं, कहीं पे गेहूं के प्लांट रहे होंगे, उन्होंने उसको देखा, वो उसको चखा, उसको खाया, या कहीं पे आग लगी होगी, उन्होंने देखा जो गेहूं पका हुआ जो गेहूं है उससे वो टेस्टी ज्यादा हो रहा है, उन्होंने उसको पकाने के वो देखा, उन्होंने उससे खाना उनको टेस्टी लगने लगा। जब उन्होंने ये देखा कि गेहूं इस तरह से उगता है, तो उन्होंने गेहूं की मुठियां और फेंकी, दूसरे साल और ज्यादा हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने पेड़ काटने शुरू किया, वहां गेहूं बोना शुरू किया। तो गेहूं के बाद जब एग्रीकल्चर इस तरह से एग्रीकल्चर करने लगे, जब एग्रीकल्चर करने लगे तो एग्रीकल्चर 6 महीने पे पैदा होती थी। 6 महीने के लिए ये घुमंतु जातियां थी, ये जातियां, ये घुमंतु था। तो उसने क्या किया, उसने कहा यार ये तो यहाँ पे ये गेहूं के प्लांट ये तो बचाने पड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे वहीं पर रहने लगे। इस तरह से टेम्परेरी सेटलमेंट्स की व्यवस्था प्रकार वो उसमें अस्तित्व में आने लगी, मानव रहने लग गया। अब जब मानव रहने लग गया तो उससे बहुत बड़ी चीजें होने लगी। एक तो बस्तियों के आकार बढ़ने लगे, दूसरा जब एक ही जगह पर रहना तो बिलोंगिंग्स की संख्या बढ़ गई। पहले तो चलते रहते थे तो कितने साथ ले जा सकते थे चीज, तो जब आप एक ही जगह में रह रहे तो तब आप बिलोंगिंग्स बहुत सारी चीजें रखने लगे साथ में। तब क्या था, तब जब एक ही जगह पे है तो बच्चे ले जाने की ज्यादा परेशानी भी नहीं थे, तो बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, तो एक तरह से जनसंख्या विस्फोट भी होने लगे। और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने तीसरी बात ये कर दिया कि पूरी प्रकृति के मैक्सिमम चीजों को यूज करने के लिए, क्योंकि तब एनिमल्स को आप यूज कर सकते थे, एक जगह पे उनकी भी व्यवस्था कर सकते थे, आदमी का डिवीजन ऑफ लेबर भी हो सकता। कुछ लोग जानवरों को पाल रहे हैं, कुछ को जानवर को चुगाने जा रखे हैं, कुछ बच्चों को देख रहे हैं, कुछ गेहूं काट रहे हैं, कुछ गेहूं बो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते थे जो बोलता था कि भैया मैं क्योंकि तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम मुझको गेहूं उपजा कर खाना लाकर मेरे को दो। अब यहां पर सेट चेंज होने लगा, बड़ा रिवोल्यूशन क्या आया कि अब एक पार्ट ऐसा था कि जो भोजन नहीं ढूंढता था, भोजन के लिए एक वर्ग ऐसा हो गया मानव में कि जो भोजन के लिए भागता दौड़ता नहीं था। उसके लिए कुछ लोग जो उससे कम ताकतवर थे, जो उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे, वो लोग उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। फिर वो क्या करता था, अपने को और मजबूत करने के लिए उसने और लोग अपने साथ और रखे कि भाई ये मेरी सेना होंगी, जब रक्षा के लिए तुम्हारी रक्षा की बारी आएगी तो मैं और ये सारे लोग मिलके हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो सेना के लिए भी भोजन। अब कुछ अदृश्य चीजें थी जिनके लिए पहले ही मैंने कहा कि कॉग्निटिव है, उन्होंने ईश्वर जैसी प्रेरणा का और इन चीजों का अस्तित्व, वो सुपर नेचुरल चीजें उनका उन्होंने कल्पना से वो चीजें भी डेवलप कर दी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे, हम ऐसी पराशक्तियों का हम उनको नियंत्रित कर रहे हैं भैया, तो हम भी काम नहीं करेंगे, हमको उनको रात दिन उनको मनाते हुए रहेंगे, लिहाजा भोजन हमको भी मिलना चाहिए। तो एक वर्ग, दो सत्ता, सेना और पुजारी, ये तीनों का एक वर्ग बन गया।
ये तीन वर्ग बन गए, जो कि चौथे वर्ग जो कि भोजन की व्यवस्था करता था उस पर डिपेंड करने लगे। तो इस तरह से अब आपका क्लियर कट डिवीजन ऑफ द लेबर, डिवीजन ऑफ द क्लास धीरे धीरे अस्तित्व में आना। इससे तीसरी बात ये हुई कि पहले जब मैंने कहा आपको कि 250 से ज्यादा मेंबर्स अगर किसी गांव में या किसी फ्लॉक में या किसी झुंड में हो तो उससे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन में दिक्कत आने लगी। जब बस्ती बढ़ने लगी तो बस्ती बड़ी होने लगी। एक ही बस्ती नहीं, फिर भोजन के लिए ज्यादा बड़ा क्षेत्र हम गेहूं उगाएंगे, उसके लिए दूसरी बस्तियों को भी अपने अधीन करना पड़ा। दूसरे लोग ज्यादा उगाने वाले होंगे तो दूसरे ज्यादा न उगाने वाले वर्ग को फीड कर पाएंगे। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बस्तियां समाहित होने लगी, बड़ी होने, उनको एक झुंड के अधीन बनाया जाने लगा। अब उस झुंड में कम्युनिकेशन की दिक्कत होने लगी, झुंड बड़ा हो गया। एक गांव से एक बस्ती से कई बस्तियों का एक साथ जुड़ाव होने लगा। उसमें जो सबसे बड़ी बस्ती थी, सबसे प्रभावशाली बस्ती थी, जिसकी अधीनता सबसे स्वीकार करने लगी, उसकी वाली मान्यता को प्रभावशाली होने लगी। अन्य मान्यताएं गौण होने लगी और सीधे सीधे उनका वाला देवता प्रभावशाली होने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होने लगी कि जो वो देवता जो बस्तियां थी, उन बस्तियों में कलह की बड़ी गुंजाइश होने लगी, बार बार कलह की गुंजाइश थी। उसके लिए क्या करें? अब तक तो जो भी बस्ती के अधीन जो भी होता था, सीधे सीधे केवल ताकत था और डर था, कोई स्ट्रक्चर उसका नहीं। अब देखिए उसके बाद, क्योंकि जो वो वर्ग निठल्ला था, जो काम एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था, जो इस तरह के, उन्होंने सोचा कि इनको इफेक्टिवली इन पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो तब उन्होंने सोचा कि एक स्ट्रक्चर जैसा बना दें, और ये बोल देंगे ईश्वर ने बोला है कि ये इसका राजा होगा, ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन ये करेगा, और इसके अधीन ये कुछ नियम बनाएंगे, कुछ बातें बनाएंगे जो कहीं दिखते नहीं, उसके दिमाग की उपज है कि तुम ये करोगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करोगे, कुछ इसमें करेंगे, कुछ पूजा के लिए सब आएंगे, सारी चीजें मानेंगे। कोई अगर तुम ये नहीं मानोगे तो पहले तो राजा दंड देगा, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। और इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि दुनिया में दिखता नहीं, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो अस्तित्व में आ गया, जिसको आज हम सरकार कह सकते हैं। सरकार जैसी चीज। अब आप देखिए, आज की फॉर्म में उसको सरकार अगर हम कहेंगे, या कंपनी बोल दो, आज के फॉर्म में कंपनी या कोई भी चीज जो कि अस्तित्व में नहीं, लेकिन माना उसी को जाता है। ये फिक्शन के आधार पर है, ये माना, ये नोट है, रुपया। अब आज एक कागज की चीज में, एक कागज का टुकड़ा मेरे पास है, एक नोट है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्योंकि उसको फिक्शन के आधार पर उसको जड़ कर दिया है, उसको माना गया है, तो नोट करेंसी पूरे विश्व को चला रही। ये सरकार, आप देखिए, कोई सरकार पे आप हाथ लगा सकते हैं? सरकार को टच कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। सरकार चलाने वाले अगर सबके सब भी अगर बाय द वे किसी काल के ग्रास पे उतर जाए तो सरकार नहीं हो, सरकार खत्म नहीं हो, सरकार अस्तित्व में रहेगी। कंपनी के सब मालिक मर जाए तो पर कंपनी अस्तित्व में रहेगी। कंपनी कंसेप्ट में है, सरकार कंसेप्ट में है। अब आप देखिए, एक उदाहरण देते हैं। भारत और पाकिस्तान एक राष्ट्र है, जैसे राष्ट्र में आप हाथ लगा सकते हैं, ये राष्ट्र है, आप राष्ट्र को टच कर सकते हैं। राष्ट्र का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्री? अब चलो इससे नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं, दोनों आपस में दुश्मन है। जब हम ये बात कहते हैं कि दोनों दुश्मन है, तो दोनों दुश्मन कौन है असल में? क्या आर्मी एक दूसरे के दुश्मन है? वो तो बेचारे लड़ते इसलिए हैं, उनको पता ही नहीं है। जो लड़ने के लिए परिचित होना जरूरी है, परिचय ही तो आप दुश्मन या दोस्त होंगे। आपने एक फौजी दूसरे फौजी को मारा, उसको पता नहीं है कि ये कौन है, इसका पैदा कहाँ हुआ, इसके बाप कौन था, इसका माँ कौन था, वो तो दुश्मन नहीं हो सकते। और जैसे शांति काल होता है, हो सकता है ये फौजी कहीं और मिले, वो तो बहुत बढ़िया गले भी मिले, तो नागरिक दुश्मन है।
नागरिक दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मैं अभी 2016 में मैं गया था केप टाउन में मेरे को एक टैक्सी ड्राइवर मिला पाकिस्तानी। भाई जैसे ही पाकिस्तानी ड्राइवर ने मुझे देखा, उसने कहा आप कहां से? मैं कहा, हमने कहा हिंदुस्तान से। उसने हमको टैक्सी में फ्री में घुमा दिया। उसने कहा यार हम तो एक ही है, तो नागरिक तो दुश्मन नहीं है, तो कौन है दुश्मन? सरकार है। सरकार जिस दिन चाहे, सरकार उस दिन वहां से आके यहाँ क्रिकेट खेलने आ जाए, यहां से आके वहां बिरयानी खाने चली जाए। सरकार कहाँ दुश्मन होती है? सरकारें तो कभी दुश्मन नहीं होती है। हाई कमीशन आपका वहां भी है, यहाँ भी है, सारी आदान प्रदान हो रही है, जनता दुश्मन नहीं है। तो दुनिया भूमि दुश्मन है क्या? जमीन का बेजान टुकड़ा क्या दुश्मन हो? तो राष्ट्र कौन है फिर? न जब आदमी है, न टुकड़ा है जमीन का, न सेना है, न सरकार है, तो राष्ट्र कौन है? असल में राष्ट्र कंसेप्ट, राष्ट्र इज ए कंसेप्ट इवॉल्व्ड बाय कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। ये संज्ञानात्मक क्रांति से पैदा हुआ एक कंसेप्ट है जो बहुत ही आर्टिफिशियल है। और आज जहां पर फर्ज करो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, अगर 10 अगस्त 1947 को लाहौर में किसी ने भारत माता की जय बोला होगा, और आज तो उस दिन तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं था। वो भारत माता, उस दिन वो भारत माता बोल के लाहौर की मिट्टी को अपने सिर पे लगा रहा था 10 अगस्त को। और 15 अगस्त को अगर वो भारत माता बोल के लाहौर की मिट्टी अपने सिर पे लगाएगा तो उसी दिन वो राष्ट्रद्रोही होगा। तो ये तो आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये कंसेप्ट है और पूरा वर्ल्ड कंसेप्ट में चलता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको सरकार का, राष्ट्र का, कंपनी का। स्पेन का 1958 की शायद एक घटना है कि स्पेन का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लब जहाज में उनके खिलाड़ी कहीं जा रहे थे, सारा क्रैश हो गया, जहाज क्रैश हो गया, सबके सब उसमें मर गए खिलाड़ी। तो क्लब तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उसी क्लब ने 2 साल बाद फिर यूरो कप जीत लिया। वो जीत दिया, फिर टूर्नामेंट जीत लिया, वही टूर्नामेंट जिससे जाते हुए वो मरे थे। तो क्लब कहां मरा? खिलाड़ी मरे। सरकार भी नहीं मरती है, गवर्नमेंट भी नहीं मरती है, कंपनी भी नहीं मरती है, कंसेप्ट जिंदा रहते हैं, कंसेप्ट है। अब आप ये कंसेप्ट की ब्यूटी देखिए, यही डिफरेंस है। अब मैं आपको एक बात पूछूंगा कि मानव और जीव में, मानव और अन्य जंतुओं में, पशुओं में क्या अंतर है? कोई अगर मुझे इस बात का, कोई अगर मुझे मैं इसमें थोड़ा इंटरेक्टिव का भी जैसा हो जाएगा, अगर कोई मुझे ये बता पाए कि वो क्या हुआ, मानव और पशु में श्रेष्ठ कौन है, तो आप कहेंगे पशु है। और सर मानव है, मानव है, मानव के जी मानव है सर। चलिए बढ़िया हो गया मूर्ति जी, बढ़िया हो गया। अब मानव क्यों है श्रेष्ठ? जी सर, सर क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसको। चलिए आपकी बात हो गई, मैं समझ गया। सर आंसर है सर, ज्यादा यूटिलाइजेशन का पावर दिया है मानव को। मैं समझ गया, सब यही बोलेंगे, 99% यही बोलेंगे कि मानव इसलिए श्रेष्ठ है कि उसके पास दिमाग है, इमेजिनेशन सर जी, इमेजिनेशन है, सब कुछ है। ठीक हो गया। अब दिमाग दोनों के पास, सर आई एम सॉरी, आई वांट टू दैट, दिमाग दोनों के पास है, पशु के पास भी है, मानव के पास बड़ा दिमाग है, ज्यादा दिमाग है। नहीं सर, ज्यादा दिमाग नहीं है, यूटिलाइजेशन पावर उसका ज्यादा है। मतलब ऊपर वाले ने उसको ये दिया है कॉग्निटिव थिंकिंग करने के लिए, सोचने समझने की ताकत ज्यादा दी है जानवर से, पशु से। मैं बोलूंगा कि दोनों के पास दिमाग है।
सर आंसर है सर अकॉर्डिंग टू मी मानव इतने श्रेष्ठ है क्योंकि वो स्टोर कर सकता है चीजों को फ्यूचर के लिए, जो कि पशु नहीं कर सकता। So I think though both have the equal capacities, but at the same time, human mind has been trained to think in a particular way, and that's why, sir, they have developed a kind of cranial capacity which makes them much better than other beings. Okay, wonderful. Okay, let me conclude it. Honestly, you all are okay. अब मानव का दिमाग ज्यादा उसको ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली बोलेंगे कि जिसका एग्जिस्टेंस की ज्यादा सम्मान, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम कर सके, और पशुओं से ज्यादा पशु इसलिए है कि वो उसका सर्वाइवल ज्यादा है। अब मैं एक बात बताता हूं, एक ऐसा आइलैंड है जो निर्जन आइलैंड है, उसमें हमने एक गुरिल्ला डाल दिया, एक गुरिल्ला डाला और एक मानव को डाल दिया, और मानव भी हम आइंस्टीन के लेवल का डाल देते, बहुत विद्वान, बहुत ही ब्रेन शार्प। अब जहां कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं है का मतलब निर्जन है, वहां एक गुरिल्ला है और एक मानव है। अब उसके सर्वाइवल के चांसेस वहां किसके ज्यादा होंगे? तो मानव के होंगे, बिकॉज मानव इन्वेंट कर सकता है चीजें। तो जो परिस्थिति इन्वेंट करेगा उसको तो पहले तो खाना है, पहले वो भूखा है, उसको खाना है। तो ऐसी दशा में वहां बड़े ऊपर के पेड़ों में फल लगे हैं, काफी ऊपर है, मानव अकेला वहां है, एक गुरिल्ला वहां है, दोनों में बताओ कि दोनों में ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस उस आइलैंड में किसके ज्यादा है? गोरिल्ला के सर। गोरिल्ला के होंगे सर। ऐसा क्यों है? फिर आपका दिमाग कहाँ गया? मानव का दिमाग कहाँ गया? गुरिल्ला क्यों है ज्यादा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, अब एक काम करते हैं, क्योंकि वो हैबिटेट उसके लिए फ्रेंडली होगा। चलिए ठीक है, अब मैं समझ गया, फ्रेंडली है हैबिटेट तो उसके लिए कहाँ से फ्रेंडली होगा? वो भी पहली बार गया और मैं भी पहली बार गया हूँ, लेकिन मेरे लिए फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए फ्रेंडली क्यों है ये बात? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, है ना। ये पूजा टमटा जी सर ह्यूमन लैडर बना सकते हैं ट्री के ब्रांचेस से, वो फल तोड़ने के लिए इन्वेंट कर सकते हैं। चलो एक आदमी है वहाँ, ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमन है। तो फिर भी मैं बताता हूँ भैया, आपकी तरह मैं भी तो पहले यही सोचता था भैया, मैंने डेवलप किया है, उसको मैं आपसे अलग बोलूंगा। सुनिए, ऐसा है जब एक आदमी और एक गुरिल्ला होगा तो वंडर नहीं होगा, गुरिल्ला ज्यादा जिएगा, ज्यादा जीने की संभावना होगी, आदमी की कम होगी। अमित सिंह अपना आवाज बंद कर दीजिए भाई। दूसरे अगर 10 भी डालोगे, 10 गुरिल्ले भी डालोगे और 10 आदमी भी डालोगे, तब भी 50-50 या 60 गुरिल्ला 40 मानव के चांसेस। लेकिन जैसे ही आपने 100 गुरिल्ला, 100 अननोन डोमेन से लाए हुए गुरिल्ला और 100 अननोन डोमेन से लाए हुए मानव, जो ना भाषा जानते हैं एक दूसरे की, ना परिचित हैं, लेकिन अगर 100 आदमी और 100 गुरिल्ला उस आइलैंड में जैसे जाएंगे, वैसे कहानी चेंज हो जाएगी, वैसे कहानी चेंज हो जाएगी, वैसे मानव सर्वाइव करने लग जाएगा, गुरिल्ले मत। गुरिल्ले आपस में लड़ के भिड़ के एक दूसरे को खत्म करके सुप्रीमेसी, क्योंकि सब एक दूसरे से अपरिचित है, वो एक दूसरे को खत्म करके खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ मानव जो अभी तक जो कभी मिले नहीं थे, वो न जानते न मिलते हुए भी, अभी एकदम अपरिचित होते हुए भी वो कॉम्बिनेशन में काम, और वो कॉम्बिनेशन में कोऑपरेशन में काम करते हैं। कोऑपरेशन को फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन ठीक है, वो करने लग जाएगा। भले भाषा से नहीं, वो संकेतों से बोल लगा, तू पत्थर ला, उसको बोल देगा तू टहनियां तोड़ के ला, मैं झोपड़ी बनाता हूँ, फिर उसको बोल देगा, किसी को बोल देगा तू लकड़ी का उसे छील के तू उसको भाला जैसा बना, फिर 2 उधर से आओ, 3 इधर से आए, हम घूम के जाएंगे, हम एक गुरिल्ला को मारते हैं, गुरिल्ला ही खा जाएंगे, वो गुरिल्ले को खा के खत्म कर देंगे, अपने एग्जिस्टेंस बचा के रखेंगे। तो हियर लाइज द वंडर। What is the difference between animal and human is his capability to work in combination, his capacity to work in combination, and that is also the combination, they work in combination with all flexibility. अब combination तो आपने देखा होगा बीज में, हनी बीज में भी होता है, या कहीं आंट्स में होता है,
उसमें लेबर होते हैं, उसमें सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अलग अलग है उनके, लेकिन उनका क्या है, उनका कॉम्बिनेशन रिजिड है। जो सैनिक है वो सैनिक ही है, जो लेबर है वो लेबर ही है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो सैनिक है, जब घर आता है तो वो बच्चे को नहलाता भी, बाप भी बन जाता है, खाना भी पका देता है उसके लिए, उसके बाद बच्चे के कपड़े भी वो कर देता है, उसके बाद उसको पढ़ाने भी लग जाता है, टीचर भी बन जाता है। तो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन टू वर्क इवन विद अननोन कॉम्बिनेशन। आपका ट्रांसफर यहाँ से चेन्नई हो गया, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आप वही सब यहाँ जो यहाँ कर रहे थे, आप अपने ऑफिस में बैठे थे वही सब करने लग जाएंगे। आप सीधे दिल्ली में जाएंगे, आप सड़क की बाईं तरफ से चलेंगे, कोई बोलने वाला नहीं। तो जो कॉग्निटिव कैपेसिटी से जो आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया, जो कैपेसिटी से आप जो आपने एक इथोस बनाया कॉग्निटिव, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राष्ट्र फिजिकल एंटिटी नहीं है, रूल्स फिजिकल एंटिटी नहीं है, बुक मतलब रूल्स विच इज इन माइंड और आइदर इन बुक, ये सारी चीजें आप फॉलो करने लग जाते हैं। अननोन कॉम्बिनेशन और एक न्यूमरस नंबर, काउंटलेस नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज व्हाट द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन ब्रॉट इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड व्हिच मेक्स द ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम। अब क्या होता है, ये तो साइंस है। अब इसमें अगर ईश्वर को हम लाएं, देखिए ये साइंटिफिक तरीके से बताया गया, इसके कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ। और सामने मैंने बताया कि मैंने किस तरह अपने भाई को बोला कि नदी का में साबुन लिया है, तो अभी भी कॉग्निटिव चीजें अभी भी चलती रहती हैं। अब अगर आप ईश्वर की बात करें, ईश्वर की जो अवधारणा है बहुत ब्यूटीफुल अवधारणा है कॉग्निटिव फीचर का, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का, कॉग्निटिव फीचर का सबसे अप्रतिम उदाहरण है। हमने कहा कि 13 अरब साल पहले, 13 अरब वर्ष पहले अर्थ एग्जिस्टेंस में आई बिग बैंग के तहत, और उसके बाद बिग बैंग के से पहले क्या था, एंड हु व्हिच वाज दैट पावर व्हिच क्रिएटेड बिग बैंग, व्हिच he provoked big bang and on which big bang occurred. बिग बैंग जब हम बात करते हैं, बहुत स्ट्रीम्स वाले बच्चे यहाँ होंगे, बिग बैंग को हम ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड अस्तित्व में आया वो एक बहुत ही माइक्रो बिंदुवत कोई चीज थी, वहां पे एक विस्फोट हुआ, उसके बाद वहीं पर से फिजिक्स के रूल पैदा हो गए, वहीं पर से केमिस्ट्री की अवधारणाएं, संरचनाएं पैदा होने लगी, फंडामेंटल पार्टिकल्स का जन्म होने लग गया, फिजिक्स के रूल्स पैदा होने लगे, वहीं पर से एनर्जी और मास अलग अलग हो गई। उससे पहले न एनर्जी थी न मास थे, दोनों थे, एक तीसरी चीज थी, neither which was mass not which was energy, it was combination and it was mysterious third thing which is not known। अगर ईश्वर कोई है तो उसने वहां पर वो चीजें जो हम नहीं जानते, उसने वहां पर वो शुरू कर दी, और तो उसने एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बनाया, उस यूनिवर्स में उसने एवर एक्सपेंडिंग गैलेक्सीज बनाई, गैलेक्सीज में उसने सोलर सिस्टम जैसे सिस्टम बनाए, उसमें पृथ्वी जैसी हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां बनाई होंगी। ये 13 अरब साल पुरानी घटना बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, अभी एक्सपेंड कर रहा है। अब जिसने उस समय, जब हम तो 25 लाख साल पहले आए हैं, और तब हम वो ये जो जिसने जो ब्रह्मांड बनाया है कि एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़, ये वेद भी यही बोलता है। यही सारे धर्मों का कोई सोचने वाला सही तो था कोई बंदा, जिसने जो सब एक ही जैसा सोचते हैं, भाई स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है, वो तो उसने वो इंस्टॉल कर दिया। जब बिग बैंग किया उससे पहले उसने एक चीज इंस्टॉल कर दी, अब वो प्रोसेस में इवॉल्व हो रही है, वो डेवलप हो रही है। लेकिन अब जब मानव आया, मानव कहता है कि भगवान मेरे हैं, मैं पूजा करूंगा,
भगवान अगर असल में ध्यान से देखिए तो सारी पूजा पद्धतियों का सब कुछ केवल एक ही चीज है कि मैं जिसने 13 अरब साल पहले चीजें इंस्टॉल कर देंगी, जो प्रोसेस चल रही है 13 अरब साल पहले उनकी जन्म हो गया, 13 अरब साल पहले वो उनकी कहानी लिखी गई, पटकथा लिखी गई है। और आज मैं पूजा करूंगा, मैं बकरी मारूंगा, या मैं घंटी बजाऊंगा, या मैं नैवेद्य दूंगा, या मैं पंडित जी को 500 रुपया दूंगा, और आज उस नियम में मेरे लिए थोड़ा सा भगवान जी थोड़ा परिवर्तित कर देंगे और मेरे को 5 की जगह 10 नंबर दे देंगे, मेरे पास क्लास आ जाए। ये एंटी साइंस, ये साइंटिफिक टेम्पर के विरोध है, ये एंटी इवोल्यूशन है, ये बैकवर्ड इवोल्यूशन की पराकाष्ठा है। आपने कॉग्निटिव चीजें जो तात्कालिक उसके लिए जरूरी कहा होगा, आज आप जानते हैं कि विज्ञान सारी चीजें, मैं एथीस्ट नहीं हूं, मैं निरीश्वरवादी नहीं हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मठ में और चर्च में बैठने वाले ईश्वर को मानता ही नहीं हूं भाई। मैं केदारनाथ की घटना बताता हूं, 2013 में केदारनाथ की घटना, सारा अभूतपूर्व घटना हुई, ऐसी घटना हिस्ट्री में कहीं देखी नहीं गई थी। और मंदिर साबूत रहा, मंदिर में कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा शिला है, वो शिला आई, उसकी वजह से ऊपर का सारा फ्लड रुक गया। फ्लड रुक गया तो लोगों ने वो शिला पूजनी शुरू कर दी कि वो जो दिव्य शिला थी वो शिव जी के, देखो प्रताप देखो शिव का, शिव की ताकत देखो, उन्होंने वो शिला वहां पर फंसाई और मंदिर इंटैक्ट रहा, मंदिर कहीं नहीं गया। अब जिस शिव पर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को बचाने का जिम्मा है, उस व्यक्ति को आपने, उस ईश्वर को आपने अपने जान बचाने तक सीमित कर दिया, उसकी ताकत कि जान बची तो लाखों पाए, जैसे हम वैसे हमारे भगवान जी। चल यार अपना मंदिर तो बच गया, बाकी सब मर गए। सारा केदारनाथ टाउनशिप खत्म हो गया, नीचे रामबाड़ा खत्म हो गया, कुंड में व्यापक खानी हुई, उसके बाद नीचे गुप्त काशी में गौरी कुंड में व्यापक हानि हुई, अगस्त मुनि में हुई, श्रीनगर में हुई, कई जगह हानि हुई, लेकिन भगवान जी का मंदिर बचा रहा। ईश्वर के शब्द देखिए आपने, और बड़े बड़े फीचर थी टीवी में। हमने कहा तुम ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हो कि उसकी ताकत की सीमा का आकलन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। तुम यहाँ पे मास्टर बन गए कि इस बच्चे का इतना ही तक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते इसके नंबर, वो अपनी जान बचा सकता है। ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हो। जब आप अपना कॉग्निटिव दिमाग, जब आप साइंटिफिक टेम्पर जो आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जब आप उसको बंद कर देते हैं तो आप असल में जिसके प्रति आप बहुत मुग्ध रहते हैं कि ये बहुत महान है, आप उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। हुआ क्या, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि पीछे से वो है, उसके मोरेंस है, ग्लेशियर मोरेंस है, ग्लेशियर का मलबा है, और उसके बाद एक स्लोप में ब्रेक है। तो अगर पहाड़ अगर स्टीप होगा तो पहाड़ स्टीप होगा तो कोई भी पत्थर तेजी से आएगा, जब ब्रेक हो जाएगा, जब स्लोप सीधा हो जाएगा तो वो पत्थर वहीं पे खड़ा हो जाएगा। वो जो मंदिर बनाया गया है वो साइट सिलेक्शन का एक अजूबा था। उस टाइम पे ना तो जियोलॉजिस्ट थे ना आर्किटेक्ट थे, इतना बड़ा कैसे उन्होंने इतने टर्बुलेंट एरिया में, कैसे इतना फ्रेजाइल एक डायनेमिक एरिया में इस तरह से एक जगह देखी होगी कि जो इंटैक्ट रह सकती है। उसने कई जगह सैकड़ों साल तक कई पीढ़ियों ने झंडे लगाए होंगे, और जो झंडा कोई निशान लगाए होंगे, जो झंडा 100 साल तक 150 साल तक खड़ा रहा, जो लकड़ी वहां पे खड़ी रही, जो निशान खड़ा रहा, उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पे ये मंदिर बनाया जा सकता। वो जो अननोन जो पर्सनैलिटीज हैं, जो हमारे पुरखे हैं, आप उनको दाद नहीं दे रहे हो, आप ईश्वर से काम चला दे रहे हो, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। दूसरी बात क्या हुई कि वहां की धारी देवी की मूर्ति, चूंकि यहाँ श्रीनगर के पास में धारी देवी थी, वो डैम के कारण वो वहां पर मंदिर डूबा तो वो मूर्तियां ऊपर को उठाई गई। तो टीवी में आधा घंटे के फीचर आया कि कहा गया कि धारी देवी रुष्ट हो गई है, इसलिए इतना भयंकर विप्लव आया है। और
मंदिर शिफ्ट किया पुजारियों ने, और मंदिर शिफ्ट किया जिसने डैम बनाया रेड्डी ने, और रेड्डी भी जहाज में घूम रहा है, और पुजारी जी भी जो शिफ्टेड मंदिर है उसमें घंटी बजा के पैसा कमा रहे। और मरे कौन? जो जानते भी नहीं था कहीं उनमें से कि धारी देवी भी कोई चीज है। तो हमने कहा तुम धारी देवी की महिमा का ताकत का वर्णन कर रहे हो या धारी देवी की बेइज्जती कर रहे हो? अगर कोई ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी है और वो अगर अचूक नहीं तो वो तो आसुरी शक्ति है, वो ईश्वरी कैसे होगी? जब तुम और मैं भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि उसमें दो ही कल्पित है, एक कुछ पुजारी और एक रेड्डी जिसका डैम है। तो देवी को अगर गुस्सा आ गया था अव्वल तो देवी पहले ही उनको टपका देती, शिफ्ट होने की नौबत ही नहीं आती। और मैं वो भी क्या था तो केवल टक टक दो तीन वो टपका देने थे, बाकी सब ऐसे ही रख देती। तो देवी को तुम बदनाम कर रहे हो क्या? देवी का शक्ति का वर्णन करते हुए तुम ये भूल जा रहे हो कि तुम देवी के असल में बेइज्जती कर रहे हो। ये कहाँ आता है? ये जब आप सोचने की प्रक्रिया बंद करो। अब सोचने की प्रक्रिया मैं ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मतलब मेरे को रोक देना भैया, जब फ्लो में आता है तो पता नहीं ज्यादा हो जाता है। नहीं सर। अब देखिए आप कि होता क्या है जब आप ये चीजें, आपका और मेरा दोष नहीं, ये चीजें इवॉल्व होती और इवॉल्व कौन कैसे होती है? आप जब पैदा नहीं हुए उससे पहले ही आपका भगवान तय हो गया, आपका धर्म तय हो। और जैसे ही आप पैदा हुए, हिंदू धर्म में है तो 11वें दिन आपका नाम भी तय हो गया। आप जिंदगी भर अपने नाम से जाने जाते हैं और जिंदगी के बाद जिसने वही धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये भव सागर से पार करने का जो वो है वो आपका धर्म है, आपका ईश्वर है। उस ईश्वर की भक्ति और उसको मानते हुए उसके बताए हुए रास्तों पे उस पे चलोगे तो आप इस भव सागर से दूर हो जाएगा। मुक्ति द्वार, ये मुक्ति द्वार है। अब देखिए दो बड़ी चीजें आपकी जिंदगी, एक नाम जिससे आप जिंदगी भर जाने जाते हैं, और एक आपका धर्म, आपकी मान्यता, आपका ईश्वर जिससे आप इसके बाद भी जाने जाओगे। और जिस आप जो आपने साथ ले जाओगे वो है आपकी मान्यता, आपका ईश्वर। दोनों को चुनने में आपकी कोई भूमिका नहीं, आपको बताया गया है सिर्फ ये आपका नाम है सरस्वती प्रकाश सती। आप हिंदू धर्म के ब्राह्मण हैं, आपके इष्ट देवी दुर्गा देवी है, आपकी नरसिंह है, नरसिंह के साथ भैरव भी रहता है, उसको कभी कभी नहीं तो वो नारायण भी हो जाता है। और ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। यहाँ आप दिमाग मत करें। आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है क्योंकि आपको ब्रेन दिया, आप उन चीजों के निर्धारण में आपकी कोई भूमिका नहीं। फिर आप पैदा होते हैं, फिर आपके देवता तो तय हैं ही आपके। फिर आपको इसमें कि हमारा धर्म, हमारा देवता, मेरी मान्यता दूसरे से बहुत बड़ी, हम बहुत बड़े हैं, हमारा बहुत ही बड़ी संस्कृति है। और आपको गुब्बारे में बुलाया था पहले मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, नाते रिश्तेदार, उसमें गुरुजी, लास्ट में स्कूल में जाते हो तो गुरुजी, उसके बाद आपकी किताबें, उसके बाद आपका इथोस, आपका राजनीति, आपका मान्यता, आपको सारी चीजें, और आप एक ऐसे गुब्बारे से भर जाते हैं जिसको आपने सोचने की कोशिश नहीं करी, कभी सोचने का नहीं आया। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, कुछ भी है, कभी सोचने की कोशिश नहीं करी कि जब ये प्रतिपादित हुआ होगा तब से तो अलकनंदा में अरबों टन पानी बह गया है। तब से जो जैसा मैं पहनता हूँ वैसा मेरा बच्चा नहीं पहनता। जो मेरे दादा खाते थे, जो मेरे दादा दादी पहनते थे, वैसे वो जैसी परिस्थिति में वो नहीं रहते थे, वैसे में मैं नहीं रहता हूँ। लेकिन ईश्वर को हमको वही 5000 साल पुराना चाहिए, वहां कोई क्वेश्चन नहीं। तो आपने अपने कॉग्निटिव जो फीचर आपके अंदर, जो आपकी जिज्ञासा है, जो साइंटिफिक टेम्पर आपके फीचर है, वो आपने बंद कर दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, सारी संस्थाएं मौजूद है, आपका धर्म उसमें है, आपका परिवार उसमें है, आपका स्कूल उसमें, किताबें उसमें है, इथोस है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। लेकिन इससे बाहर आके सोच कर प्रश्न उठा के यार इसमें सचमुच इतनी सही चीजें हैं। और जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं सबसे महान हूं, मेरा सबसे बड़ा महान है, मेरी मान्यता सबसे बड़ी महान है, तो उसी समय आप जो नहीं बोल रहे होते हैं, जो मुंह से नहीं बोल रहे होते, वो असल में आप ज्यादा जोर से बोल रहे होते हैं।
कि अगर आप महान है तो दूसरा आपसे कम महान। झगड़े की जड़ यही, घृणा की जड़ यही। जब आप बोलते हैं हम महान हैं, और मैं शर्तिया तौर पर जो इस बात का सबसे बड़ा प्रचार करता है कि मेरी मान्यता सबसे बड़ी है, मैं सबसे बड़ा हूं, वो शर्तिया तौर पे अपने ही सिस्टम को, अपनी ही संस्कृति को सबसे कम जानता है। क्योंकि जब आपने मानना शुरू कर दिया है तो आपने जानने की प्रक्रिया ही बंद कर दी है। आपने दिमाग लगाना ही नहीं है तो जानना कहां से है? जब शुरू से आप महान है तो ये जानने का कहा क्या मतलब कि मैं क्यों महान हूं और दूसरा क्यों मानना ही है? आप है तो आपको ऐसे गुब्बारे से मार दिया। मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, सभी में इस बात का अन्यथा न ले, सब कुछ ठीक है लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और ईश्वर भी ठीक है। आप कभी पूछिए ना, अगर किसी को ईश्वर की जिसने बताया है, स्वरूप बताया है, तो उसको उसका आभास हुआ होगा ना, वही तो बताएगा वो। अब हम 4 लोग हैं, सब हम 4 लोग हैं, हमने कभी चीनी नहीं खाई जिंदगी में, कभी चीनी नहीं खाई, मीठा नहीं खाया कभी। एक को हम में से मीठा मिल गया, मतलब ईश्वर मिल गया, ठीक है। अब वो हमने कभी मीठा खाया ही नहीं। अब वो 3 लोगों में जिसको एक को मीठा मिला, उसको टेस्ट लगा, उसने खाया, वो क्या कैसे बताएगा? कौन सा संप्रेषण का माध्यम है जिससे वो बताएगा कि ये ईश्वर ऐसा है, ये इसका टेस्ट, इस चीनी का टेस्ट ऐसा है? कौन सा ऐसा माध्यम है संप्रेषण? कैसे बताएगा? तीनों के पास उपलब्ध नहीं है। चौथे ने चखा है केवल पहली बार, और तीनों ने कभी नहीं चखा। अब बताओ कि वो तीनों को कैसे बताएगा? वो सच बात तो यह है, बता ही नहीं सकता। अगर किसी को कोई एक्चुअलाइजेशन हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, अगर वास्तव में हुआ है, तो वो उसका नृत्य एक नितांत निजी यात्रा है, नितांत निजी अनुभव है। वो ऐसी चीज है कि जैसे खाली ये बोल सकते हो यार मेरे को आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी में बोलते हैं आज मेरे को क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई दूसरा अनुभव कर ही नहीं सकता। ये कमरा में सब जो भी लिखा गया है वो क्या भी है, ऐसा है क्या, ये दूसरे को बता ही नहीं सकते आप। ऐसा हुआ कि अरब से एक शेख आया भारत। अब भारत में आम होते थे, उसको दिया गया साहब, किसी मेहमान नवाज ने उसको आम खिलाया, आम बड़ा टेस्टी लगा अरब का से, उसको सुनो बहुत ही टेस्टी लगा। वो जैसे ही अरब वापस गया, रात दिन एक ही बात कही कि यार भारत में तो एक फल होता है इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी आम बोलते हैं। और जब रोज बोले हो लोग, तो उसको किसी ने बोल दिया यार तू आज बता ही दे कैसा होता। अब उसने कहा कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊं? उसने कहा ऐसा करो, एक कटोरी में पानी लाओ, तो चीनी घोल के लाओ। चीनी घोल के लाया गया साहब, शेख साहब के पास दिया गया। शेख साहब ने अपनी दाढ़ी डुबाई और बोला इसको चूसो, ऐसा होता है भारत में आम टेस्ट ऐसा। तो अगर किसी को ईश्वर का आभास हुआ है और उसने लिखा है या उसने आपको बोला है, तो केवल आपको आम की जगह दाढ़ी चुसा रहा भाई साहब। जो ईश्वरों के बारे में अवधारणाएं जो है वो केवल निजी यात्रा से ही संभव है, और हर अनुभव अपने आप में अलौकिक होगा, सिर्फ आपका होगा अगर है तो, मेरे को तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धर्म ग्रंथों में ईश्वरों के बारे में परिणित जो अवधारणाएं हैं, जो चीजें हैं, इस धर्म ग्रंथ झूठे हैं, मिथ्या हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ आपको ईश्वर के बारे में, सत्य के बारे में तो नहीं बता सकते। सत्य तो आपकी अपनी यात्रा है, सत्य तो आपका निजी अनुभव है, लेकिन धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो इतने कॉग्निटिव बिहेवियर से उपजा हुआ जो लिटरेचर है, वो इतना मिथ्या नहीं हो सकता। वो आपको ये तो नहीं बता सकता है सच क्या है, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि झूठ क्या है। तो झूठ से साक्षात्कार होना, असल में झूठ की दीवारें टूटना मतलब सत्य के अधिक नजदीक जाना। सत्य के उत्तरोत्तर नजदीक आप इसी तरह के अध्ययन से प्रश्न करके पहुंच सकते हैं, और अंत में सच तो आपका अपना आविष्कार होगा। ये सत्य आपका सृजन नहीं है, सत्य आपका आविष्कार है। सत्य कोई बना नहीं सकता, सत्य तो है, लेकिन वो कैसा है वो केवल आपकी अपनी यात्रा ही बता सकती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं
हमेशा चक्षु खोले रहिए, अपने ज्ञान चक्षु खोले रहिए, हर चीज पर क्वेश्चन उठाइए। अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आप एंटी नेचर, गाने बंद करना। नेचर ने आपको दिमाग दिया है, कॉग्निटिव बिहेवियर दिया है, कॉग्निटिव फीचर दिया है प्रश्न उठाने के लिए, क्यों कैसे क्या। आप पशु से अलग इसलिए हैं कि आप में कॉग्निटिव फीचर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पशुवत हैं। इसलिए किसी भी मान्यता का बराबर सम्मान करते हुए, लेकिन उसके गुण दोषों को अपने तराजू में जरूर तोलिए, अपने विवेक से जरूर तोलिए। ये मेरा कहना है, यही मेरे आज के विषय का यही मेरा मूल तत्व भी था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शायद मैंने ज्यादा लंबा समय ले लिया है, लेकिन आई थिंक सर आपकी शायद एक दो स्लाइड रह गई है, अगर वो दिखा दो थोड़ा ठीक रहेगा। असल में स्लाइड तो मैंने ऐसी वो करने के लिए करी थी, लास्ट स्लाइड मुझे लग रहा था बहुत अच्छी। ओवरऑल ट्रुथ मैंने जो बोल दिया है, ओरिजिन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सुपरस्टिशन, रेसिज्म, केदारनाथ ट्रेजरी है। स्लाइड नंबर 11 सर। ये थैंक यू है। ओके ओके ठीक है। थैंक यू, थैंक्स सो नाइस ऑफ यू फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। और मुझे लगता है कि कई चीजें, हाँ, ये उद्वेलना जरूर आती है, इसके बाद कहीं तो गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि मेरे को ये डेवलप होने में सर इसको आप स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए तो और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा, और पार्टिसिपेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे अच्छे से आपने ग्रिल किया हुआ है। तो एक बात और है कि एक लेक्चर से आपको, आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा आपका इवॉल्व नहीं होंगे। मुझे 15-20 साल लगे इसको इवॉल्व होने, और सच बात यह है जो मैंने बोला है वो मैं मानता भी। अब बोलने की प्रक्रिया आपको आज खाली ये लगा होगा यार कुछ बात तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा आपका दिमाग इसके विरोध में खड़ा होगा, रिवोल्ट कर रहा होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा। इतने सारे सिस्टम जब आपको एक अज्ञानता, एक जड़ता के, एक इनर्शिया के दलदल में धकेलते हैं, तब बाहर आने का कोई भी, जब आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है, तो क्या एक लेक्चर से बहुत प्रभाव पड़ने वाला है आप पे? मैं जानता हूं नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दिशा में आप सोचना। धन्यवाद भाई साहब, प्रोफेसर ध्यानी जी और आलोक। मैं यही मुझे कहना था, काफी समय ले लीजिए, सॉरी। नहीं सर, बहुत इंटरेक्टिव रहा है, और जो फीडबैक्स आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के वो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं लगातार पढ़ रहा था सबको जो है, और कोई पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन तो लूंगा, और धीरे धीरे कोई अगर एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो 1 by 1 तो आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, I have one question. यस नीतीश कंगवाल। Sir, as we see that, sir, history department. हिस्ट्री, ओके। Yes, sir. Sir, as we see that this was one of the most interactive and a kind of intellectual session we had here. But sir, I feel that this intellectualism remain confined within some boundaries, and the actual truth doesn't come out to the society. It's the more the pseudoscience that is more prevalent among the society. So how to counter this? How we can take this to the masses? It's irony that most of the people, most of the majority of the population, or almost all of the population of the world, they use science. They use the achievements of the science, but they never believe on science. It is the irony with all the societies actually. If they don't believe on science, and they use the science for their betterment, for their quality life, they use the science. And because I have already told you, the reason is that मैडम जोशी जी, आपका शायद वो माइक खुला हुआ है। नमस्कार आपको, प्रोफेसर जोशी, दीना जोशी जी भी यहाँ हैं। ग्रेट टू सी यू। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जरा ये माइक बंद कर दीजिए मैडम। अच्छा, तो नीतीश ऐसा है कि ये मैंने आपको कहा कि कोई भी संस्था, सारी संस्थाएं आपकी चारों तरफ, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, सारी संस्थाएं आपको इस जड़ता में धकेलने के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं। इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया तो बेटा आपकी अपनी प्रक्रिया, इसमें आपको खुद टाइम लगाना पड़ेगा, खुद लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे, खुद अच्छा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा हमेशा होता आया। गैलीलियो को, कोपरनिकस को नहीं बख्शा गया, आर्यभट्ट को नहीं बख्शा गया,
हमेशा से इसका विरोध होता रहेगा। और सच बात यह है कि वो तो बहुत पुराना जमाना था। आज भी मांग सोसाइटीज एज ए माइंड सेट, सोसाइटीज गैलीलियो के जमाने में रहती है, कोपरनिकस के जमाने में रहती है। अरे यूज वो 31st सेंचुरी का, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, आज इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है। आज ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये भी डिस्कशन का बड़ा प्रिय विषय है कि अब आगे वाले 100 साल में क्या होने वाला है। मानव जीवन वास्तव में वैसा रहने वाला है कि जैसा आज तक रहता है, ये दूसरी बात है। लेकिन आप एज ए सोसाइटी आप अभी भी प्रिमिटिव को प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और इसी कारण ये है, जब तभी मैं कहता हूं कि साइंटिफिक टेम्पर की ज्यादा जरूरत सोसाइटीज को है, हर घर को है। नहीं तो क्या होता है कि साइंस की जितने भी अचीवमेंट्स हैं, शायद टेक्नोलॉजी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है अंधकार को फैलाने के लिए। जैसे ही टीवी आया वैसे बाबाओं की बाढ़ आई टीवी पे। साइंस के चैनल कम पॉपुलराइज हुए, बाबा ज्यादा पॉपुलराइज हो गए, क्योंकि सोसाइटी में तो अंधकार है ना, तो उस अंधकार को पनपाने के लिए टूल मिल गया। तो दे आर यूजिंग वेरी इलोक्वेंटली, वेरी एफिशिएंटली, दे आर यूजिंग द टूल ऑफ साइंस टू प्रोपोगेट एंटी साइंस। ये सर एक लाइन में, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जस्ट वन लाइन। यस सर, प्लीज, थैंक यू। ईश्वर मीन्स आस्था, जो और आस्था जो है वो तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि जिनकी आस्था है उनको ईश्वर में ही रास्ता है, उनके लिए वही रास्ता है ना सर। तो ये तो बहुत लंबा डिबेट का वो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली आप। नहीं, मैं इसी बात को मैं एंडोर्स करना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि आई एम नॉट एथीस्ट। मैं ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, पर मैं उस ईश्वर को मानता हूं जिसने बिग बैंग किया, उसके बाद की सारी प्रोसेसेस जिससे कंट्रोल हो रही है। मैं उस ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसके पास मैं एक श्रीफल ले जाऊं और वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर वो सर्वशक्तिमान कहां से हो गया? वो तो मेरे उंगली पे नाचने वाला हो गया। जी सर। हाँ। गजाला परवीन asking something? Sir, good afternoon. Yes, this is Gazala Parveen. So I just want to know that like अभी कोविड के टाइम में हमने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि इससे पहले जहाँ पर हम नहीं करते, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है? बिग चेंज, बड़ा चेंज। तो एक बार बताइए, ये चेंज तो आप देख ही रहे हैं कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमने जूम सुनना शुरू किया, गूगल मीट उसके बाद सुना हमने। हम टीचर्स थे और हम ऐसा भी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजिकली सो चैलेंज थे, लेकिन हम नहीं सुनते थे। तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, ये फॉर्मेट तो आना है, ये फॉर्मेट तो आना है, बहुत ये फॉर्मेट तो आ ही रहा है, ये कंसर्न है। अब ये कोविड ने ये बहुत फास्ट कर दिया है। तो अब अगले जो एक डेकेड होगा वो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्चा, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा एडवांस, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का होगा। एंड यू सी द वंडर इन विद इन 1 डेकेड। ऑटोमेशन, हाँ, इसके बड़े खतरे हैं। इस परंपरागत नौकरियां चली जाएंगी और इतनी जल्दी चेंज होगा कि आज जिस नौकरी की डिमांड है, आज आपने उसके पक्ष में स्किल डेवलपमेंट किया अपना, 2 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। फिर आपको पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप उसमें दक्ष होते हैं तब तक वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप द होल लाइफ, ऐसा भी साइंटिस्ट कहते हैं, होल लाइफ आपको इक्वल वाइब्रेंट रहना पड़ेगा लर्निंग के लिए, और तभी आप अपने ब्रेड एंड बटर का जीवन पर्यंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या होता था, आपने 16, 17, 18, 20, 22 पढ़ा, उसके बाद आपने एक सेक्टर में धंस गए, आपने उसके आधार पर एक जॉब पाई, वो उसी नॉलेज के बेसिस पे आप जिंदगी भर उसी चीज खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर समय आपको गजाला करना पड़ेगा। नया जो चेंज होने वाला है वो क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये ऑनलाइन वाला टीचिंग बढ़ेगा एंड देयर इज अ चैलेंज एक्चुअली।
आप ये कैसे, जैसे कॉलेज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, कैंपस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ऑफिस जैसी चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अब इसके बड़े चैलेंजेस हैं। ए यूनिवर्सिटी और ए कैंपस इज क्रिएटेड बाय द स्पेस, बाय द टाइम बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस जब आप क्लास में हैं तब आप क्लास में, कैंपस डेवलप नहीं होता है। कैंपस आपको कॉलेज का स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलप आपकी क्लास से ज्यादा दो क्लासेस के बीच में जो स्पेस है, जो आप गप्पे मारते कॉफी शॉप में, जो आप में मटरगश्ती करते हैं, जो आप में शरारतें करते हैं, जो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी वो ज्यादा डेवलप करते हैं। तो एक बड़े चैलेंजेस फिजिकल इंटरेक्शन खत्म होगा, उसकी वजह से पर्सनालिटीज में, देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये विषय नहीं था आज। रजाला जी आपने एक बढ़िया प्रश्न उठाया, इसमें एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन आज अभी तो मैं थोड़ा दूसरे चीज के लिए था, लेकिन इसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या होने वाला है जी। ओके सर, थैंक यू सर। मे आई गुड आफ्टरनून सर। कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो रहा है और असाइनमेंट्स हैं, क्लासेस हैं। एक क्वेश्चन किसी का प्लीज। मे आई सबिया? आकांक्षा है। ओके, लेट टेक आकांक्षा। ऐसा कीजिए, आप एक रैंडमली एक सेलेक्ट कीजिए, एक क्वेश्चन करवा दीजिए बस, नहीं तो बहुत है क्वेश्चन। पूछना चाहूंगी। यस सर। मेरा सवाल है, यस सर। मैम डॉक्टर साथिया प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। आपका जो आज का लेक्चर था बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा उसमें मतलब बहुत ऐसे नई चीजें सामने आई, बहुत समझने के लिए आया। Thank you very much, sir, for your thought-provoking this lecture. It was really nice, and it was the relation. Yes, sir. It was relation between the science and faith and beliefs. Sir, could you please tell me why people are not doing research on such topics? Why people are reluctant? Is it not the duty of the social scientists and scientists to explore such topics so that we can dig it out more? ओके सर। सर ने बहुत जेन्युइन प्रश्न उठाया, और मेरे ये क्वेश्चन मेरे मतलब आई एम सो इमोशनल विद दिस क्वेश्चन। ऐसा है कि साइंस में, खासकर इंडिया में, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट एंटी साइंस। आप अपने बच्चे को जो फिजिक्स की लैब में काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को एग्जाम देने से पहले हनुमान जी के मंदिर में माथा टिका रहे हैं कि भगवान जी को बोल कि मेरा पेपर ठीक हो जाए। ये साइंटिस्ट करते हैं। और इंडिया, आप जानते हैं कि जब मंगल ग्रह पे यान जा रहा है तो उससे पहले उसके आगे श्रीफल फोड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन वो इतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि समाज में जो एंटी साइंस है। तो जो आपने बोला है कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज मच नीडेड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज सोसाइटी में। और एक बात और है, जो इस समय जो विश्व में जितना भी क्योर्स है, ये सूडो फेथ ही का तो है। ये असल में देखा जाए तो ये इसी तरह एंटी साइंस का तो फेथ है कि मेरा धर्म महान है, तेरा धर्म नीचे है, मेरा फेथ महान है, मेरा ईश्वर बड़ महान है, तेरा अल्लाह महान है। ये सारी चीजें यही तो है। ये कौन तय करेगा? ये एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रोसेस में ये चीजें तय होंगी। तो ये कॉलेजों में, ये कैरिकुलम में होना चाहिए, जो पहले होता था। आपका संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट, 90s में, तब से ग्लोबली ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज को डिस्करेज किया गया। यूनिवर्सिटीज में आज का सबसे बढ़िया बच्चा साइंस में जाएगा, फिर इंजीनियरिंग में जाएगा। इंजीनियर में जाके वो समाज की दृष्टि से एक अनपढ़, एक टेक्नोक्रेट, अनपढ़ टेक्नोक्रेट जिसका समाज का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उस तरह का, और जो गैजेट्स जानने लग गया है, वो विश्व के सबसे बड़े विद्वान हो गए। उसको सामाजिक परिवेश का, सामाजिक सिद्धांतों का, और जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो माइंड की इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसमें उन विचारों का क्या दोष? उनको वो तो गैजेट्स में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महान हो गए। तो इसलिए पूरे विश्व में सूचना का फ्लड है, ज्ञान का अकाल है,
और बोध तो कहीं दिखता ही नहीं है, वो तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो विजडम तो कहीं दिखता ही नहीं, यू आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, and to convert the information into knowledge is a big task. Everybody is not able to convert this into knowledge, and the knowledge, the process of knowledge, at last it evolves in form of wisdom, which is completely lacking. That is the irony, my friend. Thank you, sir. Okay, sir. I hope, sir. Thank you.